पाठ 7 परिवर्तन। पाठ प्रवेश। बच्चों को शैतानी करना अच्छा लगता है, दूसरों को तंग करने में मजा आता है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से आनंद के लिए दूसरे जीवों को छटपटाता देखना पसंद करते हैं। यह एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो शैतानियां करते करते बिल्कुल बदल गया। कक्षा में मेरे कई सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। हम सब उससे डरते थे। वह बहुत शैतान लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो नंगे हाथ से बर्रे को पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन खोंसकर उसे अपनी कॉपी में टांक लेता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना साधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चींची सुनाई देती। उस हिंसक को कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थीं। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। बोधराज वहां भी आता जाता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। मेरी माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। वे भी उसे राक्षस कहती थीं और उसे बहुत समझाती थीं कि जानवरों को तंग नहीं किया करते, पर वह माने तब ना। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, आप खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है, वह नास्तिक है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। खाली घोंसले हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। मैं सोच रहा था, न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और वह बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगूं करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल तान ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आईं। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। यह कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई और एक वार किया। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया दिखाई दिया। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यह मैना का घोंसला है। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर साध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़
छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर हमें घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। बोधराज के मुंह से निकला यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो उसने घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा ली थी। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। 1-2 बार मैंने गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम के दूसरे शहतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी उस पर रख दी और उसके ऊपर खड़ा हो गया। बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। जैसे तैसे अपना संतुलन बनाते हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलें, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया, नहीं स्वयं उन्हें छुआ। मैं बोधराज में आए इस परिवर्तन से हैरान था, लेकिन खुश भी। मुझे वह दूरदर्शी प्रतीत हुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर न आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में थोड़ा सा चुग्गा भरकर लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे थे।